इस वक्त दो फटेहाल मजनू का हाल और भी ज्यादा बेहाल हो रहा है। जहां तुर्की ने अब कह दिया है कि वो मिसाइल दाग देगा, तो वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ को तालिबान के ऊपर गुस्सा आया है। क्या ये लड़ाई अभी और लंबी चलेगी? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त ना ज्यादातर देशों का जहां पे बुरा हाल है और जनता अपने राष्ट्र अध्यक्ष के खिलाफ हो गई है, वो कोई न कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, बहाना ढूंढ रहे हैं ताकि अपने आप को सत्ता में बचाए रख सकें। जैसे बात करें तुर्की की, तो तुर्की की इस वक्त जो महंगाई दर है वो करीब 85 के आसपास पहुंच गई है। 85%। आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा महंगाई है तुर्की के अंदर। अब जनता विद्रोह कर रही है। जनता को चाहिए खाने को और अपने जीवन यापन करने के लिए जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो चाहिए, वो मिलनी मुश्किल हो रही हैं। और अर्दोगन को क्या चाहिए? तो अर्दोगन को अपनी सत्ता बचानी है। ऐसे में अर्दोगन अपना सत्ता बचाने की कोशिश कर रहा है। सत्ता बचाने का सबसे आसान तरीका आजकल के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्हें ऐसा लगता है कि युद्ध में झोंक दोगे, देशभक्ति की भावना जग जाएगी और ध्यान भूख प्यास से हटकर दूसरी तरफ चला जाएगा। लेकिन युद्ध में झोंकने से क्या समाधान होगा? क्या यूक्रेन वाला हाल नहीं हो जाएगा, जहां इस वक्त लाखों लोग स्थापित हो चुके हैं और न जाने कहां कहां भटक रहे हैं, कितने के परिवार बिछड़ गए हैं और कितने तो मारे जा चुके हैं। फिर भी स्थिति इस वक्त सामान्य नहीं हुई है। अब जो पड़ोसी है तुर्की का ग्रीस को लेकर एक बड़ी धमकी दे दी है तुर्की ने कहा कि हम एक मिसाइल बना रहे हैं और इस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है टाइफून, और ये टाइफून जाकर गिरेगा एथेंस में और एथेंस को कर देगा तबाह, यानी कि ग्रीस को कर देगा पूरी तरीके से तबाह। अर्दोगन ने सीधे सीधे ये धमकी दी है। अर्दोगन ने ये कहा है कि हम एथेंस को, ग्रीस को पूरी तरीके से समझा देना चाहते हैं कि हम तैयार हैं और हम कभी भी तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं। अब ग्रीस की तरफ से इस बात को लेकर निंदा की गई है। हालांकि दोनों ही नाटो देश है और नाटो देश होते हुए भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। पर हाँ, इतना निश्चित जरूर है कि तुर्की के शायद दिन पूरे हो गए हैं, क्योंकि अगर ग्रीस के साथ इस वक्त लड़ाई छेड़ता है तुर्की, तो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा काल तो है ही। वहीं ग्रीस ने काफी देशों के साथ सहयोग भी बढ़ा लिया है और इन सहयोग में भारत भी वो देश है जिसके साथ ग्रीस का सहयोग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यहाँ तक कि दोनों में सैन्य सहयोग की बातें भी आ रही है सामने। खैर, जो हाल तुर्की का है वही हाल इस वक्त चाइना का भी है। चाइना ने भी अपना आक्रामकता दिखलाने के लिए इस्तेमाल किया अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर, और इस इलाके में कहा यह जा रहा है कि जो चीनी सेना के जवान आए थे, 300 की संख्या में आए थे, यानी पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, इन जवानों के पास पारंपरिक हथियार थे। पारंपरिक हथियारों में क्या होते हैं? कीलो वाला डंडा, लोहे की गेंद, बर्बर हथियार जिन्हें कहा जाता है मध्यकालीन हथियार। द प्रिंट की खबर के अनुसार इस तरीके के हथियार, टेजर गन, ये हथियार के पहुंचे थे। इन हथियारों से किसी की जान तो नहीं जा सकती, लेकिन गहरी चोट पहुंचाने के लिए ये काफी है। चीनी सैनिक 300 की संख्या में थे, तो वहीं भारतीय सैनिक 50 की संख्या में थे। वैसे आधे घंटे के भीतर ही भारत की बैकअप टीम मौके पर पहुंच गई थी, जिसके बाद ये झड़प हुई। भारत और चीन के बीच 1966 में एक शांति समझौता हुआ था, जिसके तहत दोनों देश सीमा पर एक दूसरे पर गोलीबारी नहीं कर सकते। एलएसी से 2 किलोमीटर की भीतर किसी भी तरह की बंदूक या रासायनिक हथियार की अनुमति नहीं है। इसी वजह से चीनी सैनिक गहरी चोट पहुंचाने वाले हथियारों के साथ आए थे। उनके पास मध्यकालीन हथियार और दर्द देने वाले कीलो वाला डंडा था। जून में भी इसी तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया था। पीएलए सैनिक मंकी फिस्ट नाम का एक घातक हथियार भी इस्तेमाल करते हैं। लोहे की गेंद या पत्थर से बना हुआ हथियार कलाई पर पहना जाता है।
वहीं टेजर गन एक इलेक्ट्रोशॉक हथियार है। इससे निकलने वाला बिजली का झटका सामने वाले को सुन्न या बेहोश कर देता है, जिससे थोड़ी देर के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाता है। हालांकि कुछ मिनट बाद वो नॉर्मल हो जाता है। शुक्रवार की झड़प इस क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई दूसरी बड़ी घटना है। पर ये सब कुछ जिनपिंग कर क्यों रहा है? तो अपनी सत्ता बचाने के लिए और किसी चीज के लिए नहीं। उसको भी अपनी जनता का ध्यान भटकाना है दूसरी तरफ, ठीक तुर्की की तरह। लेकिन असल वाला खेल तो चल रहा है यहाँ डुरंड लाइन पर। डुरंड लाइन का विवाद अब और भी ज्यादा भयानक होता हुआ दिख रहा है। काबुल की सत्ता पर तालिबान के कब्जे के बाद जो पाकिस्तान तालियां पीट रहा था, वो अपना सिर पीट रहा है, क्योंकि तालिबान ने अब पाकिस्तान के खिलाफ खुलेआम जंग का ऐलान कर दिया है। तालिबान के सैनिक डुरंड बॉर्डर पर खुलेआम पाकिस्तान के नागरिकों को ठोक रहे हैं। और ताजा घटना में जहां पाकिस्तान के सेना को निशाना बनाया गया था, 11 या 21 सैनिक हैं जो ऊपर पहुंच गए हैं, तो अब सीधे सीधे पाकिस्तानी नागरिकों को भी निशाने पर लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि तालिबान के सैनिकों ने सीधे सीधे गोलीबारी करनी शुरू कर दी है डुरंड लाइन पर, और जिसमें पाकिस्तानी नागरिक बड़ी संख्या में निशाने पर आ रहे हैं। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जो एक दिन पहले तक धमकियां दे रहे थे, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो घुटनों पे आ गए हैं और तालिबान से शांति की अपील कर रहे हैं। अब तो पाकिस्तान की सेना की मीडिया विंग भी झूठ नहीं बोल रही है। उसने कहा कि हाँ, अफगानिस्तान पाकिस्तान चमन बॉर्डर पर दोनों तरफ से तोप के गोले दागे गए हैं, गोलीबारी की गई है, बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान ने ये कहा कि एकदम से बिना किसी कारण अंधाधुंध फायरिंग की गई है, ये चीज गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए, ये तो भड़काने वाली बात है। शहबाज शरीफ ने तो सीधे सीधे ट्वीट भी कर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पर हुआ क्या? आखिरकार अभी भी स्थिति बहुत भयानक है और भयानक स्थिति अब लगातार काफी समय तक जारी रहेगी, क्योंकि तालिबान ने सीधे कह दिया है कि हम डुरंड लाइन से पीछे नहीं हटेंगे। बार फेंसिंग को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है और तोड़ने के बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में लड़ाके जमा हो गए हैं। कल तक जो शहबाज शरीफ धमकी दे रहे थे और तालिबान को ये कह रहे थे कि आप संभाल लो, चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए चीजें, अब हालात ऐसे हो गए हैं कि शहबाज शरीफ बात कर रहा है कि किसी तरीके से शांति स्थापित हो जाए, ये लड़ाई बंद हो जाए और तालिबान इस मसले को हल करे, वरना और भी बात आगे बढ़ेगी। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि आप सोचिए, पाकिस्तान का जो एक खुफिया एजेंसी है, उसके चीफ को ही सीधे सीधे तालिबान ने उड़ा दिया है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।